नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंट्रास्ट इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 120 एम्पियर है। इसके तात्कालिक मान के लिए क्या समीकरण होगा? तो हमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 120 एम्पियर मैक्सिमम करंट के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ज्ञात करने के लिए समीकरण का चयन करना है। तो तात्कालिक विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण होती है I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इसी तरह तात्कालिक वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण होता है V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो हमें तात्कालिक करंट का मान ज्ञात करना है, तो हम इस समीकरण का यूज करेंगे। तो हमारे लिए मैक्सिमम करंट का मान यहाँ पर 120 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस समीकरण में I मैक्सिमम के स्थान पर 120 पुट करने पर हमारे पास ऑप्शन सी और डी शेष बचता है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 60 एम्पियर मैक्सिमम करंट दे रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो हमें ऑप्शन सी या डी में से अपने सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी में ओमेगा का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज दे रखा है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 इंटू फ्रीक्वेंसी का मान 60 और पाई की जगह पाई। तो इनको हल करेंगे तो ओमेगा का मान आ जाएगा 120 पाई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी I बराबर 120 साइन 120 पाई टी, क्योंकि ओमेगा का मान 120 पाई हो जाएगा और मैक्सिमम करंट का मान 120 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ राइजिंग इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड पर कम लोड होने या ओपन सर्किट होने पर रिसीविंग एंड पर वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि होने के इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? तो हमें पता है कि रिसीविंग एंड पर सेंडिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होने के इस फिनोमिना को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फेरेंटी इफेक्ट। यह फेरेंटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे रिसीविंग एंड पर सेंडिंग एंड के वोल्टेज से वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी सोखने के बाद नारंगी सिलिका जेल का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नमी सोखने के बाद नारंगी सिलिका जेल किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो आजकल मार्केट में 2 तरह की सिलिका जेल उपलब्ध है, एक नारंगी सिलिका जेल, दूसरी नीली सिलिका जेल। तो जो नारंगी सिलिका जेल होती है यह शुष्क अवस्था में नारंगी या पीले कलर की होती है, जो नमी सोखने के बाद हरे कलर में परिवर्तित हो जाती है और अधिक नमी सोखने के बाद यह काले रंग की पड़ जाती है। इसी तरह नीली सिलिका जेल शुष्क अवस्था में नीले रंग की होती है, जो नमी सोखने के बाद गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे नारंगी सिलिका जेल के बारे में पूछा है। तो नारंगी सिलिका जेल नमी सोखने के बाद हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हरा रंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक लांसी सेल का EMF लगभग कितना होता है? तो लेक लांसी सेल जो प्राइमरी सेल है इसका EMF हमें बताना है। तो ओल्टेक सेल का EMF होता है 1.08 वोल्ट, डेनियल सेल का EMF होता है 1.1 वोल्ट, लेकलांसी सेल का EMF होता है 1.46 वोल्ट, ड्राई सेल का EMF होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट, मरकरी सेल का EMF होता है 1.35 से 1.4 वोल्ट और सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF होता है 1.5 वोल्ट। इसमें हमसे लेकलांसी सेल के EMF के बारे में पूछा है। तो लेकलांसी सेल का EMF है 1.46 वोल्ट। इन ऑप्शन में से 1.46 लगभग ऑप्शन बी के करीब मिल रहा है, क्योंकि 1.46 1.5 के करीब है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध के संदर्भ में SMD का पूर्ण रूप क्या है? तो SMD रेजिस्टेंस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो SMD की फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट डिवाइसेज, अर्थात पीसीबी की सरफेस पर माउंट किए जाने वाले रेजिस्टेंस को सरफेस माउंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो SMD की फुल फॉर्म हो जाएगी सरफेस माउंट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत तारों के संदर्भ में ECC का पूर्ण रूप क्या है? तो विद्युत तारों के संदर्भ में ECC की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ECC की फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है VSI ड्राइव का कार्य क्या है? तो VSI ड्राइव का कार्य पूछा गया है, तो VSI की फुल फॉर्म वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होती है और CSI की फुल फॉर्म करंट सोर्स इन्वर्टर होती है। और VSI का कार्य DC को AC में बदलना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DC को AC में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ द जनरेटेड EMF प्रति फेज विल बिकम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी अल्टरनेटर की स्पीड को आधा कर दिया जाए तो उस जनरेटर में उत्पन्न EMF प्रति फेज कितना होगा? तो EMF आधा होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा या 1/4 होगा। तो हमें EMF ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, E बराबर BLV sin थीटा होता है, अर्थात उत्पन्न EMF फ्लक्स घनत्व, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर और फ्लक्स और जिस एंगल से फ्लक्स को कंडक्टर कट करता है उस एंगल के समानुपाती होता है। तो अल्टरनेटर की वेलोसिटी कम करने पर वेलोसिटी के साथ साथ EMF भी कम हो जाएगा, तो हम वेलोसिटी को आधा कर देंगे तो EMF भी आधा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाफ। तो अल्टरनेटर की स्पीड को आधा करने पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित EMF भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के दौरान एक निकिल आयरन सेल। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आने वाले ऑप्शन का हमें चयन करना है कि रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो जल का निर्माण होता है और ना ही अवशोषण किया जाता है। तो जो निकिल आयरन सेल होता है इसमें चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाली रासायनिक क्रियाओं में जल का उत्पादन या अवशोषण नहीं होता है। इसीलिए निकिल आयरन सेल की चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग कंडीशन का हाइड्रोमीटर द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जल का निर्माण या अवशोषण नहीं होता, जिससे इसके इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व भी परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप की MSCP का मान 200 है, लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स का मान कितना होगा? तो MSCP की फुल फॉर्म होती है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, और हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो ल्यूमेन फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है ल्यूमेन फ्लक्स बराबर CP अर्थात कैंडल पावर इंटू 4π। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कैंडल पावर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, तो कैंडल पावर का मान 200 पुट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 इंटू 4π। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, 220 नहीं आएगा, यहाँ पर 200 आएगा, तो ल्यूमेन फ्लक्स का मान हो जाएगा 200 इंटू 4π। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर बराबर कितने किलो कैलोरी होती है? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, और 1 जूल में 0.2392 कैलोरी होती है। तो हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 0.2392 से गुणा कर देंगे। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 0.2392, इनको हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻6 को 0.2392 से गुणा करने पर 8,61,120 कैलोरी आ जाएगा, जिसे हम किलो कैलोरी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 861 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 861 किलो कैलोरी। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर 861 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक उपकरणों में सामान्यतः नियंत्रण बल उत्पन्न करवाने के लिए किस प्रकार का स्प्रिंग प्रयोग में लाया जाता है? तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए फास्फोरस ब्रोंज की बनी हुई स्पाइरल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फास्फोरस ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई नहीं होता है? तो प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव, डीसी और रेजोनेंस सर्किट हैं, इनमें से किस परिपथ का पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता है? तो इन सब में से प्योर रेजिस्टिव, डीसी और रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। रेजिस्टिव और डीसी और रेजोनेंस सर्किट में किलोवाट
kVA के बराबर होते हैं और इसमें kVAR अर्थात रिएक्टिव पावर का मान 0 होता है। इसी तरह प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में kVA और kVAR का मान आपस में बराबर होता है और इनमें वास्तविक शक्ति अर्थात किलोवाट का मान 0 होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।